लगातार संपर्क में थे। जब दिल्ली में वायसराय के ऊपर बम फेंका गया और उसके बाद जब पुलिस क्रांतिकारियों के पीछे पड़ी थी, अंग्रेज उनको ढूंढ रहे थे, जिस समय पुलिस से डरकर क्रांतिकारियों को कोई शरण देने के लिए तैयार नहीं था, कोई उनके साथ बातचीत करने के लिए, संबंध रखने के लिए तैयार नहीं था, उस समय आपका पतंजलि योगपीठ, आपका दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, आपका कृपालु देव आश्रम एक ऐसा आश्रम था जिसने क्रांतिकारियों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया और उनका पूर्ण सहयोग किया। और मुझे लगता है पूज्य दादा गुरु कृपालु देव महाराज जी के विचारों के संवाहक के रूप में पूज्य स्वामी जी महाराज यहां पर हैं, और रास बिहारी बोस स्वामी विवेकानंद के विचारों के संवाहक के रूप में आप यहां पर हैं। तो ये दोनों मिलन उस 100 साल पुरानी विचारधारा का मिलन है कि वो क्रांति जो 100 साल पहले अधूरी रह गई थी उसको अब पूरा करना है। अपने पश्चिमी बंगाल की बात की जाए और पश्चिमी बंगाल के शेर की बात ना की जाए तो बातचीत अधूरी रहती है। वो व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व को पूरी दुनिया एक मत, बिना किसी वाद विवाद के महान सेनापति के रूप में मानती थी, वीर सैनिक के रूप में मानती थी, राष्ट्रनीति के विद्वान के रूप में मानती थी, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मानती थी जो एक बार कदम उठा ले तो जो पीछे नहीं हटाता, ऐसे व्यक्ति के बारे में मानती थी जो एक बार सोच ले तो फिर उसको करके ही ठानता है। ऐसे महान सेनापति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है। आजादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान कितना है, एक छोटी सी घटना से यह स्पष्ट हो जाएगा। भारत को जब 1947 में आजादी मिली, उस समय इंग्लैंड के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मिस्टर एटली। 1945 से 1951 तक वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 1956 में वो एक बार भारत घूमने के लिए आए, और जब वो भारत घूमने के लिए आए तो पश्चिमी बंगाल में आए। पश्चिमी बंगाल में उस समय पश्चिमी बंगाल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीबी चक्रवर्ती कार्यवाहक राज्यपाल होते थे। उनके राज्यपाल के आवास में वो ठहरे। राज्यपाल महोदय ने, चक्रवर्ती महोदय ने उनसे बहुत सी लंबी बातचीत की, अलग अलग विषयों के ऊपर बातचीत की जो अलग अलग पुस्तकों में लिखी गई है। छोटी सी जो उन्होंने बात की वो नेताजी के बड़े व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए काफी है। चक्रवर्ती जी ने एटली से पूछा कि 1947 में आपने भारत को आजाद क्यों किया? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला, उसको आपने कुचल दिया था, उसको दबा दिया था। महात्मा गांधी का वह आंदोलन मुरझा चुका था। 1945 में विश्व युद्ध में विजय आपने प्राप्त कर ली थी। विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने, अमेरिका ने और आपके मित्र देशों ने पूरी विजय प्राप्त की थी, और अब तो आपके पास परमाणु बम जैसे हथियार हैं। आपने जो भारत में निर्माण किया है, संसद का निर्माण किया है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया है, जितनी भी इमारतें आपने बनाई हैं, आज अंग्रेजों को गए हुए 65 साल हो चुके हैं, आप देखते हैं कि उनकी सारी इमारतें बहुत मजबूत बनी हुई हैं। उनके डाक बंगले, उनके रेस्ट हाउस, उनके गेस्ट हाउस, उनके क्लब सब बहुत मजबूत बने हुए हैं। उनकी रेल की पटरियां वो भी इतनी मजबूत है कि 65 सालों बाद चल रही हैं और आगे 100 साल तक चलती रहेंगी। इसका मतलब यह है कि अंग्रेज 1947 में या अंग्रेज 1947 से पहले बहुत जल्दी भारत से जाने के लिए नहीं आए थे। उनकी योजना यह थी कि वो भारत को 100, 200, 500, 1000, 2000 सालों तक लूटते रहेंगे और लगातार अपना नौकर, अपना गुलाम बनाकर रखेंगे। तो जब चक्रवर्ती जी ने यह पूछा तो एटली ने जो उत्तर दिया वो सबके याद रखने योग्य है। एटली ने कहा कि भारत को आजाद करने के वैसे तो कई कारण थे, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा कारण था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। जब चक्रवर्ती जी ने पूछा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो आपने 1933 में देश निकाला दे दिया था, उसके बाद वो तो 1941 में देश छोड़कर चले गए थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी भी 1945 के अगस्त तक उसको गिरफ्तार कर लिया था, उसको कुचल दिया गया था, उसको बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली। तो फिर नेताजी इसका कारण कैसे हुए? तो मिस्टर एटली बताते हैं, वो कहते हैं कि नेताजी ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया, हम भारत के ऊपर राज करते थे भारतीय सैनिकों की बदौलत। भारतीय सैनिक ब्रिटिश राजमुकुट में श्रद्धा रखते थे और हमारे आदेशानुसार चलते थे। हमारे ब्रिटेन के सैनिक कभी भी भारत में 85,000 से अधिक नहीं रहे। जो 10-12 लाख की सेना थी वो सारी भारतीय सेना थी। नेताजी ने जब आजाद हिंद फौज बनाई
तो उन भारतीय सैनिकों की श्रद्धा ब्रिटेन के राज मुकुट में नहीं रही, ब्रिटेन की राज सत्ता में नहीं रही। यह एक बड़ा कारण है। एटली ने आगे बताया कि जैसे ही आजाद हिंद फौज ने भारत के रास्ते से, बर्मा के रास्ते से, नागालैंड, मणिपुर के रास्ते से भारत पर आक्रमण किया और नेताजी ने जब चलो दिल्ली का नारा दिया, तो उस समय भारत के अंदर जितने सैनिक थे, भारत की नौसेना ने विद्रोह कर दिया। कराची, रंगून, मद्रास, तमिलनाडु, सब जगह नौसेना ने अपने हथियार डाल दिए और बंदूकों का मुंह अंग्रेजों की साइड कर दिया। हर जगह नौसेना के सारे जहाजों के ऊपर नेताजी का चित्र लगा दिया और जय हिंद के नारे लिख दिए और अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लिख दिए। तो एटली ने बताया कि भारत में ब्रिटेन के राज की सबसे बड़ी जो रीढ़ की हड्डी थी वो भारतीय सैनिक थे। नेताजी ने हमारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया और आजाद हिंद फौज के संघर्ष के बाद पूरा देश ऐसे जलने लगा जैसे ज्वालामुखी जल रहा है और हमें ऐसा लगा कि हम ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठे हैं। अगर हमने जल्दी से भारत को नहीं छोड़ा, भारत को आजादी नहीं दी, तो ये सब हमें जलाकर राख कर देंगे। एक छोटा सा प्रसंग मैं और बताता हूं, नेताजी कितने बड़े नेता थे। आप सबको पता है, नेताजी ने 1942 में हिटलर से जाकर मुलाकात की। जर्मनी में वो गए। 16 जनवरी 1941 को वो भारत को छोड़कर अफगानिस्तान के रास्ते, रूस के रास्ते जर्मनी पहुंचे और जर्मनी में उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। जब उनकी हिटलर से मुलाकात हुई तो वो कितने बड़े स्वाभिमानी थे, इस बात का प्रमाण देखिए। हिटलर, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, उसने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी माइन काम्फ के नाम से। उसमें भारत के बारे में और भारत के लोगों के बारे में कुछ गलत धारणाएं, गलत टिप्पणी लिखी हुई थी। नेताजी ने बड़ी निर्भीकता के साथ हिटलर के सामने वो मामला उठाया और उससे कहा कि भारत के बारे में जो आप सोचते हो वो भारत नहीं है, आप अगले संस्करण में इसकी सारी त्रुटियों को ठीक करें। ऐसा कहने की हिटलर के सामने, एक दूसरे देश के सामने, एक गुलाम देश का नागरिक अगर ऐसा कहता है तो यह बहुत बड़ी बात है। और हिटलर ने नेताजी को क्या कहा? जर्मनी का एक शब्द है फ्यूरर। फ्यूरर का अर्थ होता है नेताओं का नेता। जर्मनी में हिटलर को फ्यूरर कहा जाता है। हिटलर ने खुद नेताजी को भारत का फ्यूरर कहा, फ्यूरर ऑफ इंडिया कहा, माना भारत के नेताओं का नेता। यह जो आज की कांग्रेस है, 1938 में नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1938 में जब नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उसी समय दूसरा विश्व युद्ध शुरू होना प्रारंभ हो गया था। 1939 से शुरू हुआ। तो नेताजी का एक आग्रह था सारे नेताओं से, महात्मा गांधी जी से, जवाहरलाल नेहरू जी से, सरदार पटेल से और दूसरे कांग्रेस के नेताओं से। वो ये चाहते थे कि 1939 आगे जो विश्व युद्ध होने वाला है उसमें हम अंग्रेजों के ऊपर पूरी ताकत के साथ प्रहार करें। गांधी जी ये कहते थे कि दुश्मन जब कमजोर हो उस समय उनके ऊपर प्रहार करना ठीक नहीं है, नैतिकता नहीं है। नेताजी ये सोचते थे कि कैसे भी हो हमें अपनी आजादी लेनी है और आजादी कभी भी अहिंसात्मक तरीके से नहीं मिल सकती। आजादी के लिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी, आजादी के लिए तो बलिदान देना पड़ेगा। तो 1938 में नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1939 में महात्मा गांधी ने नेताजी को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया। कांग्रेस में पहली बार चुनाव हुए। गांधी जी ने अपने उम्मीदवार के रूप में पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया और यह कहा कि पट्टाभी सीतारमैया के रूप में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए मैं खड़ा हूं। दूसरी ओर नेताजी खड़े हुए और कांग्रेस के इतिहास में, देश के इतिहास में यह बहुत बड़ी घटना हुई। नेताजी 201 वोटों से पट्टाभी सीतारमैया को हराकर विजयी बने और उसके बाद गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। कांग्रेस को नेताजी ने अप्रैल 1939 में छोड़ दिया था। नेताजी के बारे में जब कई बार यह कहा जाता है कि नेताजी का बलिदान कितना बड़ा है, गांधी जी और दूसरे नेता जेल में गए हैं, लेकिन नेताजी 11 बार जेल में गए हैं और जब 11वीं बार उनको कैद किया गया तो 16 जनवरी 1941 को वो अफगानिस्तान, रूस के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। आगे जर्मनी पहुंचकर जब उन्होंने देखा कि जर्मनी से कुछ नहीं हो सकता, तो जापान में रास बिहारी बोस जी पहले से बैठे थे। उन्होंने पहले से आजाद हिंद फौज बना रखी थी और 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने, रास बिहारी बोस जी ने
आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। अपने आप में यह बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल थी। अंग्रेजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीचा दिखाने का सबसे बड़ा काम नेताजी ने यह किया कि भारत की सरकार भारत के बाहर गठित कर दी और सारे अंग्रेजों को आक्रमणकारी घोषित कर दिया। और सिर्फ सरकार घोषित नहीं की, 9 देशों से उसको मान्यता भी दिलवा दी। यह नेताजी की सबसे बड़ी बुद्धिमानी थी। यद्यपि दूसरे लोगों ने नेताजी का बहुत तिरस्कार किया, लेकिन नेताजी की महानता देखिए। उन्होंने सदैव सबका सम्मान किया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का सबसे पहले संबोधन 6 जुलाई 1944 को टोक्यो जापान के रेडियो संदेश में नेताजी ने दिया था। रंगून के जुबली हाल में नेताजी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और नेताजी ने उस समय दान का आह्वान किया था। जब नेताजी ने दान का आह्वान किया, क्योंकि एक सेना को चलाने के लिए बहुत बड़े धन और संपत्ति की आवश्यकता होती है, तो नेताजी के दान के आह्वान को सुनकर सभा में से, जैसा ये ऑडिटोरियम है उससे थोड़ा बड़ा ऑडिटोरियम वहां पर था, तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने अपनी 1 करोड़ रुपए की पूरी संपत्ति नेताजी को दान कर दी। और वो संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति कोई हिंदू नहीं था, वो एक मुस्लिम व्यक्ति था। रंगून का एक मुसलमान था जिसने 1 करोड़ रुपए की संपत्ति नेताजी को दान की। जब नेताजी ने उससे पूछा कि तुमने 1 करोड़ रुपए की संपत्ति के रूप में अपना भूमि, भवन, घर, परिवार सब कुछ दान कर दिया, तो अब तुम क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं खुद आजाद हिंद फौज में भर्ती होऊंगा, मेरी पत्नी और बेटी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट में भर्ती होगी और मेरा छोटा बेटा नेताजी की बाल सेना में काम करेगा। नेताजी जब सभा करते थे तो दान कैसे आता था, इसको आप देख सकते हैं कि नेताजी जब सभा करते थे, जब आयोजक उनको माला पहनाते थे, सामान्य गेंदे के फूलों की माला, जो उस समय शायद 1 पैसे की 2 पैसे की आती थी, तो नेताजी उसको नीलाम करते थे कि मेरी ये माला भारत माता के लिए नीलाम की जाती है। तो नेताजी की एक एक माला 35-35 लाख रुपए में नीलाम होती थी। लोग देश की सेवा के लिए दान देते थे। पूरी दुनिया में राजनीतिक तौर पर और एक सेना नायक के रूप में जितनी बड़ी सोच नेताजी की थी, उतनी बड़ी सोच और किसी की नहीं थी। 1943-44 में जब पूरी दुनिया में महिलाओं को बहुत बुरी स्थिति में रखा जाता था, महिलाओं को बहुत हिकारत की दृष्टि से देखा जाता था, उस समय नेताजी ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाकर महिलाओं को सम्मान दिया और माताओं बहनों ने भी अपने घर परिवार को छोड़कर नेताजी की आजाद हिंद फौज में भर्ती होकर देश की लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी से एक बार ब्रिटिश पत्रकार लुई फिशर, जिसका नाम आपने भी सुना होगा, उससे पूछा कि नेताजी के बारे में आप क्या सोचते हैं। नेताजी के गायब होने के बाद पूछा, तो महात्मा गांधी ने उस समय नेताजी के बारे में कहा कि नेताजी तो भारत के देशभक्तों के देशभक्त हैं। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, तो विभाजन के बाद महात्मा गांधी को यह कहना पड़ा कि आज अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो भारत का विभाजन नहीं होता। नेताजी की सेना में जितने सैनिक हिंदू थे उससे अधिक मुसलमान थे, और जितने हिंदू उनसे प्यार करते थे उतने ही मुसलमान प्यार करते थे। नेताजी जब जर्मनी से जापान गए तो 90 दिन की 3 महीने की उनकी पनडुब्बी की यात्रा थी। उस समय उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में आबिद हसन को रखा था, जो उनके निजी सचिव के रूप में काम करता था। नेताजी ने जब अपनी अंतिम उड़ान भरी 18 अगस्त 1945 को, तो उनके साथ जो उनके साथी थे वो हबीबुर रहमान थे, वो खुद एक मुसलमान थे। नेताजी की आजाद हिंद फौज में हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठकर खाना खाते थे, तो हिंदू और मुसलमान नेताजी से बराबर प्यार करते थे। अगर नेताजी जिंदा होते तो भारत का विभाजन नहीं होते। ये महात्मा गांधी ने भी 1947 के बाद महसूस किया। 1945 में जब आजाद हिंद फौज के 30-40 हजार सैनिकों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, तो लाल किले में उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। और जब उनके ऊपर लाल किले में मुकदमा चल रहा था, तो उस समय आजाद हिंद फौज के 3 मुख्य सेनापति थे, शाहनवाज हुसैन, मेजर पीके सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो। तो उस समय जब अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर मुकदमा चलाया, तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों को 3 कैटेगरी में विभाजित किया। वही जवाहरलाल नेहरू जो 1 साल पहले ये कहते थे
कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए तो मैं तलवार से लेकर मुकाबला करूंगा, लेकिन नेताजी की आजाद हिंद फौज के साथ जब नेवी ने विद्रोह कर दिया और पूरा देश खड़ा हो गया तो 1945-46 में उन्होंने दोबारा वकालत का चोगा पहन लिया और उन्होंने कहा कि आजाद हिंद फौज को मैं बचाऊंगा। तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों की 3 कैटेगरियां बनाई गई। 3 कैटेगरियां बनाकर कुछ को जेल में रखा गया, कुछ को छोड़ दिया। 1947 के बाद उनमें से आधे सैनिक पाकिस्तान चले गए और आधे सैनिक भारत के अंदर रहे। पाकिस्तान में जो सैनिक गए उनको पाकिस्तान की सेना में तुरंत नौकरी पर रख लिया गया। दुर्भाग्य की बात यह है, आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, भारत के अंदर जो आजाद हिंद फौज के सैनिक रहे उनको भारत ने यह कहकर मना कर दिया कि इनको हम सेना में नहीं रख सकते, ये तो विद्रोही सैनिक हैं। आज भी इंडिया गेट पर उन सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं जो अंग्रेजों की सेना में रहते हुए, जिन्होंने जलियांवाला कांड किया, जिन्होंने अपने देशभक्तों के ऊपर गोली चलाई, जो अंग्रेजों के लिए युद्ध करते थे, वो आज भी इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं। लेकिन वो व्यक्ति जिन्होंने भारत माता के लिए युद्ध किया, मणिपुर कोहिमा के बीहड़ों में भारी बरसात में बिना खाने के, बिना पानी के, बिना दवाओं के और बिना हथियारों के युद्ध किया, उनकी कोई भी स्मृति पूरे देश में नहीं है। अब एक अंतिम बात, नेताजी 1943 में जब उन्होंने आजाद हिंद सरकार की घोषणा की तो सरकार नेताजी ने बना ली थी और उस समय नेताजी को पता था कि मैं जो काम कर रहा हूं उससे देश को आजादी तो 100% मिलेगी। माना देश तो 2-3 साल में आजाद होने वाला है, लेकिन नेताजी की चिंता एक दूसरी थी। वो ये सोचते थे कि देश तो आजाद हो जाएगा, लेकिन देश की आजादी के बाद अगर अंग्रेजों की यही व्यवस्थाएं चलती रही तो देश के 33 करोड़ लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। तो उस समय भारत की शिक्षा व्यवस्था को, चिकित्सा व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को, कृषि व्यवस्था को, सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए 1943 से ही उन्होंने अलग अलग विद्वानों के दल बनाने शुरू कर दिए थे और उनको ऑस्ट्रिया में, बुल्गारिया में, चेकोस्लोवाकिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में, हंगरी में, आयरलैंड में, पोलैंड में, रोमानिया में, स्विट्जरलैंड में, तुर्की में, युगोस्लाविया में अलग अलग देशों की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए भेज दिया था। माना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि 1947 के बाद अंग्रेजों का पूरा तंत्र बदले। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि नेताजी चले गए, वो तंत्र वैसा ही चलता रहा। आज नेताजी के सपने को पूरा करने के लिए उस तंत्र को बदलने की आवश्यकता है, जिसका आह्वान पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। आज भी अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का एक जिला है बिलासपुर। बिलासपुर का एक आदिवासी क्षेत्र है कांकेर। कांकेर में आज भी 10,000 आदिवासी रहते हैं। वो अपने आप को नेताजी की आजाद हिंद फौज के सिपाही मानते हैं। वो अपने आप को नेताजी की आजाद हिंद फौज के सिपाही क्यों मानते हैं? 1943 में उन्होंने नेताजी की प्रेरणा से आजाद हिंद फौज बनाई। उस समय उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और आजादी के बाद भी आज तक वो वैसी ही सैनिकों की वर्दी पहनते हैं, अपने आप को सैनिक समझते हैं। अपना उनका संविधान है, अपना कानून है, अपनी मर्यादाएं हैं, अपना संगठन है और वो ये कहते हैं कि आज भी हम आजाद नहीं हुए हैं। 15 अगस्त को वो आजादी के दिन नहीं मनाते, 15 अगस्त को वो गुलामी के दिवस के रूप में मनाते हैं। वो कहते हैं कि जब तक जल जंगल जमीन की लड़ाई पूरी नहीं हो जाती, जब तक अंतिम आदिवासी, ग्रामवासी, वनवासी, दलित और देश के 121 करोड़ लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिल जाता, तब तक देश को पूरी आजादी नहीं मिल पाएगी। और ये जो 10,000 आदिवासी हैं, ये आज भी जब अपनी जमीन को बेचते हैं, जमीन की बिक्री करते हैं या खरीद करते हैं, तो आजाद हिंद फौज के स्टाम्प पेपर पर करते हैं। माना नेताजी को इतना बड़ा आदर्श मानने वाले नेताजी ने तो विदेश में आजाद हिंद फौज बनाई, अपने देश में आजाद हिंद फौज बनाने वाला अगर कोई समुदाय है तो वो आदिवासी समुदाय है। मंच पर भगवान बिरसा मुंडा, जिनको वन बाबा, जिनको धरती बाबा कहा जाता है, उनका चित्र लगा हुआ है। 1757 में जब अंग्रेज पहली बार भारत के अंदर युद्ध करके स्थापित होने की प्रक्रिया शुरू की, तो आप सबको पता है पहला विद्रोह सन्यासियों द्वारा किया गया था और उसी सन्यासी विद्रोह को आगे बढ़ाने का काम आदिवासियों ने किया था, वनवासियों ने किया था, आपके पूर्वजों ने किया था। 1757 के बाद तुरंत बाद जो सबसे बड़ा विद्रोह हुआ वो पहाड़िया विद्रोह था। पहाड़िया आपके यहाँ एक जनजाति है, एक क्षेत्र है,
उन्होंने अंग्रेजों के साथ बहुत लंबा संघर्ष किया और अंग्रेजों की नाकों में चने चबवाए। उसके बाद पहाड़िया विद्रोह के बाद आपने तिलका मांझी का नाम सुना होगा, जो बिहार के भागलपुर के क्षेत्र में थे। उन्होंने भी अंग्रेजों के कलेक्टर की हत्या की और तीर कमान के साथ अंग्रेजों की बंदूकों के साथ संघर्ष किया। तिलका मांझी के बाद 1795 से 1800 तक तमाड़ की क्रांति हुई और तमाड़ की क्रांति के बाद 1797 में विष्णु मानकी जी के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ। मुंडा विद्रोह के बाद 1798 में वीरभूम बांकुड़ा में चोर विद्रोह हुआ। उसके बाद 1798-99 में मानभूम में भूमिज विद्रोह हुआ। माना झारखंड में आदिवासी क्षेत्र में अंग्रेजों का संघर्ष कभी रुका नहीं। उत्तर भारत की बात की जाए तो उत्तर भारत में 1857 में क्रांति हुई थी, लेकिन 1757 के बाद सन्यासी विद्रोह के बाद अगर किसी क्षेत्र ने लगातार अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया तो वो ये आदिवासी क्षेत्र था, वनवासी क्षेत्र था। कर्नल लीन ने अपनी डायरी में लिखा है, भारत के बड़े बड़े राजाओं से युद्ध करना, बड़े बड़े राजाओं से टक्कर लेना आसान है, लेकिन भारत के ये जो आदिवासी हैं, जो वनवासी हैं, जो गोरिल्ला युद्ध जानते हैं, इनसे टक्कर लेना बड़ा मुश्किल है। वो आगे लिखते हैं, वो कहते हैं कि यहां की एक पासी जनजाति है, हमने उनको दबाने की खूब कोशिश की लेकिन हम उनको दबा नहीं पाए। क्यों? आमने सामने की लड़ाई में तो हम बंदूकों से लड़ सकते हैं, लेकिन वो तीरों से, तलवारों से, भालों से, धनुष बाणों से गोरिल्ला युद्ध लड़ते हैं। जंगल के जिन रास्तों का हमें पता नहीं है, उन रास्तों पर वो बिजली की फुर्ती के साथ दौड़ते हैं। जिस रास्ते को हम 2 घंटे में पार करते हैं, वो 10 मिनट में, 20 मिनट में हमारे आगे खड़े हो जाते हैं। जंगल में ऐसे जाल बुनते हैं, ऐसे ट्रैप लगाते हैं कि 2-2 आदिवासी 2-2 हजार अंग्रेजों को मार देते हैं। तो ये कर्नल लीन ने अपनी डायरी में लिखा है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आदिवासियों से, वनवासियों से अंग्रेज कितने घबराते थे। और ये विद्रोह फिर रुके नहीं। आप ये देखेंगे 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद 1780 से लेकर 1942 तक लगातार ये संघर्ष चलता रहा, क्रांति चलती रही। उसके बाद 1819 और 1820 में कोल विद्रोह हुआ। शहीद बुद्धा भगत का नाम आपने सुना है। वो इतने बड़े नेता थे, इतना प्रभाव उनके ऊपर था कि अगर वो किसी को कहते कि तुम्हें यहां प्राण देने हैं, तो उनके एक इशारे पर हजारों व्यक्ति जान देने के लिए तैयार हो जाते थे। तो शहीद बुद्धा भगत ने 1820 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और शहीद बुद्धा भगत के बाद 1832-33 में खरवाड़ का विद्रोह हुआ। 1833-34 में वीरभूम में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ। 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के खिलाफ विद्रोह हुआ, जिस विद्रोह को 1855 से 60 के बीच में हुआ। 1857 में पूरे देश में क्रांति हुई। उसी तरह की एक बड़ी क्रांति झारखंड में हुई थी, जिसको संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आगे अगर बात की जाए तो 1857 में नीलांबर और पीतांबर ने, शेख भिखारी ने, टिकैत उमराव सिंह ने, पांडे गणपत राय ने, इन सब ने, जैसे बिहार में बाबी कुंवर सिंह लड़े, जैसे मंगल पांडे लड़े, जैसे रानी लक्ष्मीबाई लड़ी, उसी प्रकार से इन्होंने लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया। 1855 के 60 में सिद्धू और कानू का विद्रोह रहा। उन्होंने भी एक क्षेत्र की अपनी जनजाति का पूरा नेतृत्व किया और आदिवासियों को साथ लेकर अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। और 1890 से लेकर 1900 तक बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ। बिरसा मुंडा, जिसको धरती बाबा के नाम से जाना जाता है, जिसको भगवान के नाम से जाना जाता है, उस बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ी। 1900 के बाद लगातार संघर्ष चलते रहे और 1914 में ताना भगत का एक आंदोलन झारखंड में चला। आप सबने ताना भगत का नाम सुना होगा। ताना भगत का आंदोलन इतना सादगी, इतना सत्य और अहिंसा के ऊपर चला। उन्होंने महात्मा गांधी को अपना आदर्श माना और 1942 तक आजादी की लड़ाई में भाग लेते रहे। तिरंगे को उन्होंने पूजना शुरू किया, खादी की टोपी, खादी के वस्त्र पहनना शुरू किया, सत्य और अहिंसा का धर्म धारण किया। तो वो ताना भगत का आंदोलन 1942 तक चला। भारत की आजादी की अगर बात की जाए तो भारत की आजादी में जितना सभी वर्गों का योगदान है, उससे अधिक योगदान आदिवासियों का है, वनवासियों का है, दलितों का है।
अपने झारखंड में ही एक और क्रांतिकारी हुए हैं, श्री विश्वनाथ साहेब। उन्होंने अपनी खुद की सेना बनाई और 18वीं सदी में उस समय यह घोषित किया कि मैं अंग्रेजों का कोई कानून नहीं मानूंगा, मैं अंग्रेजों की कोई बात नहीं मानूंगा। तो भगवान विश्वनाथ जी ने, क्रांतिकारी विश्वनाथ साहेब जी ने उस समय क्या किया था, अपने यहां साखू की डाली को बहुत पवित्र माना जाता है। जब पूजा होती है तो उसकी पूजा की जाती है, साल की डाली को उसको कान में लगाया जाता है। उस समय उन्होंने साखू की डाली को अपने साथ लेकर गांव-गांव में जाकर, घर-घर में जाकर लोगों को आजादी की लड़ाई से जुड़ने का न्योता दिया था। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में तो यह कहा जाता है कि वो गांधी से पहले के गांधी थे। माना महात्मा गांधी जब हुए उससे पहले के अगर कोई गांधी थे तो वो भगवान बिरसा मुंडा थे, धरती पुत्र बिरसा मुंडा थे। और ये अभियान अगर मैं बात करूं कि सिर्फ मध्य भारत में चला हो, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र के ठाणे में, पूना में, मेघालय में, नागालैंड में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, सभी जगह आदिवासियों ने, वनवासियों ने लड़ाई लड़ी है। रानी चेन्नम्मा का नाम पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार बोलते हैं। रानी चेन्नम्मा ने जब अपना बलिदान दिया तो रानी चेन्नम्मा के बाद संघर्ष की जो बागडोर संभाली वो एक आदिवासी ने संभाली थी। तो भाइयों और बहनों, आदिवासियों का, वनवासियों का एक बड़ा योगदान इसमें रहा है। और रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई जी, उनका बलिदान बहुत बड़ा है। उनकी बचपन से शिक्षा दीक्षा हुई, उन्होंने सैनिक शिक्षा ली। लेकिन रानी झलकारी बाई की अगर बात की जाए, जो रानी लक्ष्मीबाई का भेष धर के रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए किले के पीछे के रास्ते से रानी लक्ष्मीबाई को निकाल दिया, खुद रानी लक्ष्मीबाई का भेष धर के अंग्रेजों के बीच में कूद गई और अपना बलिदान दिया, उसका बलिदान महारानी लक्ष्मीबाई के बराबर है। तो महारानी झलकारी बाई कोल समाज से थी, एक दलित जनजाति से थी। तो अपनी सारी आजादी की लड़ाई में इन सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है।